हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपनी थ्योरी की क्लासेस कर रहे हैं ईवीएस की, जिसमें हम लोग अपने 8 से 9 चैप्टर कर भी चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भूकंप, मतलब भूकंप से संबंधित आज हम अपनी क्लास करने वाले हैं। यहाँ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन अभी तक आपके उठाए गए हैं, फिर लिए जाने की संभावना है आपके ऑनलाइन एग्जाम में, तो सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रह सकता है आपके एग्जाम के नज़रिए से। और रही एग्ज़ाम की बात, तो दिसंबर या जनवरी में आपका एग्ज़ाम करवा ही लिया जाएगा। तो तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 से 2 दिन में आप तैयारी करके एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। लिखा है भूकंप सिस्मोग्राफ नामक उपकरण से मापा जाता है। मान लीजिए कि आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में भूकंप कभी भी आया, तो आपको टीवी पर तुरंत पता चलता है, फिर रेडियो पर पता चलता है कि कितने पैमाने का भूकंप आया था। सामने ये देखिए एक पिक लगी है, ये है सिस्मोग्राफ नामक उपकरण। जब भूकंप आता है तो आप लोग देखिए यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है, किस प्रकार से मकान गिर जाते हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो उखड़ जाते हैं, रोडें क्या होती हैं बीच से छिटक जाती हैं और कई सारे नुकसान होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो आप लोगों को भूकंप से संबंधित ये सभी चीज़ें याद रखनी है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। इसमें भूकंप के बारे में लिखा है कि भूकंप आता कैसे है और किसको कहते हैं। तो भूकंप या भूचाल जब भी आता है तो पृथ्वी की सतह के हिलने को ही हम कहते हैं भूकंप या फिर भूचाल। या पृथ्वी के स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि भूकंप किसे कहते हैं या फिर ये क्यों आते हैं या फिर कैसे आते हैं। तो आपको याद रखना है कि भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं या पृथ्वी के स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। अब चलते हैं आगे। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि भूकंप कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और क्या होते हैं। आगे देखिए लिखा है कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर नापी है। कौन से स्केल पर मापी जाती है? रिएक्टर स्केल जो आपका होता है वहाँ पर मापी जाती है। इसके ऊपर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, कि भूकंप कितनी तेज़ी के साथ आया था और कहाँ कहाँ पर आया था, कहाँ पर इसकी तरंगें नीचे रहीं, कहाँ पर इसकी तरंगें ऊपर तक चली गईं। और जो सबसे आगे लिखा था, ये लिखा था कि भूकंप सिस्मोग्राफ नामक उपकरण से मापा जाता है कि कहाँ पर भूकंप आया है, और इसकी तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल पर नापी जाती है कि कितनी तीव्रता के साथ में आया था। तो उम्मीद है दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी आपके। यहाँ पे आप थोड़ा कन्फ्यूज जा सकते हैं कि भूकंप सिस्मोग्राफ नामक उपकरण से मापा जाता है। मापा यह जाता है कि कहाँ पर भूकंप आने वाला है, ये मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, और कितनी तेज़ी के साथ आया है, उसका वेग कितना था, ये चीज़ जो मापी जाती है या फिर नापी जाती है, नापी जाती है तो आपका रिएक्टर स्केल होता है वहाँ पर। तो आप लोग दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने भूकंप के कारण उठने वाली तरंगों के वेग को मापने के लिए एक उपकरण का विकास किया था। इस उपकरण को उन्हीं के नाम पर यानी कि रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। उनका नाम था रिक्टर। तो जब उन्होंने इस उपकरण की खोज की या फिर इस उपकरण को बनाया तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया इसको रिक्टर स्केल। तो आगे लिखा है इस उपकरण के माध्यम से भूकंपीय तरंगों को आंकड़ों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह पैमाना 1 से 10 तक के अंकों के आधार पर भूकंप के वेग को नाप सकता है, जहां 1 का अंक न्यूनतम वेग को 10 अधिकतम वेग को दर्शाता है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 1 का अंक न्यूनतम वेग कितना दर्शाता है, तो आपको याद रखना है कि 10 अधिकतम वेग को दर्शाता है 1 का अंक। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 का अंक न्यूनतम वेग कितना दर्शाता है, तो 10 अधिकतम वेग दर्शाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। और रिक्टर पैमाने पर 1 से लेकर के 10 तक के अंकों को आधार बनाया गया है, आप लोग ये भी याद रखेंगे। देखिए आगे लिखा हुआ है कि गुजरात में भूकंप रोधी भवन में गोबर और मिट्टी युक्त ईंटें लगाई जाती हैं। कहने का मतलब है कि जो गुजरात में व्यवस्था की जाती है भूकंप रोधी का मतलब ये होता है कि भूकंप आने पर वो जो मकान बने हुए हैं वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो या फिर वो इतनी जल्दी ना गिरे, उनको कहते हैं भूकंप रोधी। तो वहाँ पर क्या करते हैं, गोबर और मिट्टी की ईंटें बनाई जाती हैं। कैसी होती हैं? वो लचीली होती हैं। जब भूकंप आता है तो मकान हिलते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिससे क्या होता है जो ईंटें होती हैं हल्की फुल्की फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी कि थोड़ी बहुत मुड़ जाएंगी लेकिन टूटेंगे नहीं। जब टूटेंगे नहीं तो घर भी इतनी जल्दी नहीं गिरते हैं। इसीलिए गुजरात में क्या होता है, भूकंप रोधी भवन बनाने के लिए गोबर और मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए आपके सामने घर बने हुए हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है
भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई है और ये जानकारी आप लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है कि आपको भूकंप आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर फिलहाल बात की गई है कि आपको कैसे बचना है या फिर आपको किस प्रकार से बचाव करना है। पहला लिखा है हमें खुले में जाना चाहिए। जब भी भूकंप आए, मान लीजिए आप स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं या फिर आप पढ़ा रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब भूकंप का झटका आपको महसूस हो तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करें। उसके बाद में लिखा है फर्श पर गिर जाओ। मान लीजिए आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है और आपको बहुत ज़्यादा दौड़ के जाना पड़ रहा है। जब तक आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जब भूकंप का जो वेग है काफ़ी तीव्र हो चुका है, तेज़ हो चुका है, तो आपको क्या करना है, आप फर्श के ऊपर बैठ जाइए आराम से, अपने सिर को नीचे की तरफ करके अपने सिर को नीचे की तरफ कर लें और फर्श के ऊपर बैठ जाएं। आगे लिखा है किसी ठोस चीज़ के नीचे छिप जाना चाहिए और उसे पकड़ कर रखना चाहिए। फिर क्या करें, आपको देखना चाहिए आपकी साइड में कोई ठोस चीज़ हो, जैसे कि मेज़ है या फिर कोई डेस्क है, उसके नीचे घुस जाना चाहिए और उसका जो पैर होता है, यानी कि जिसका पाँव होता है किसी भी मेज़ का या फिर डेस्क का, उसको काफ़ी तेज़ी के साथ में पकड़ कर रखना चाहिए। देखिए इस प्रकार से आपको करना है। मान लीजिए कोई बालक है, ये देखिए यहाँ पर कोई बालक अपने घर में था, भूकंप आ गया, उसने क्या किया, अपने छोटे भाई या फिर बहन को लेकर के एक मेज़ के नीचे घुस करके बैठ गया और इसका जो पाँव है या फिर जो इसका पैर, इसको काफ़ी तेज़ी से इसने पकड़ रखा है। तो इस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पिक है, ये स्कूल की पिक्चर है। ये देखिए डेस्क के नीचे लड़का और लड़की छुप करके बैठ गए हैं भूकंप आने की स्थिति में, और ऊपर से देखिए किताबें गिर रही हैं, कंकड़ गिर रहे हैं, तो इनके सिर पे नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये डेस्क के नीचे हैं तो ये सुरक्षित हैं थोड़ी बहुत देर तक। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई अलमारी पलट रही है, किताबें गिर रही, कंकड़ गिर रहे हैं, तो इनके सिर के ऊपर नहीं लगेंगे, इनको चोटें नहीं लगेंगी। तो इसीलिए आपको छुप करके डेस्क या फिर किसी भी मेज़ के नीचे आपको चुपचाप घुस करके बैठ जाना है और उसको पकड़ कर रखना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर बच्चे स्कूल में थे, भूकंप का झटका लगा, ये लोग भागने लगे। जैसे ही लोग भागे वैसे ही काफ़ी बड़े-बड़े कंकड़ छत से गिरने लग गए। तो ये देखिए अपने सिर के ऊपर हाथ रख करके भाग रही है एक लड़की। तो आपको इस प्रकार से अपना बचाव करना है, जब भी भूकंप आए अपने सिर को नीचे की तरफ रखना है और अपने हाथों को सिर के ऊपर रख करके आपको भागना है। अगर आप नहीं भाग पा रहे हैं तो आपको वहीं बैठ जाना है और किसी डेस्क या फिर किसी बेंच के नीचे, यानी किसी ठोस चीज़ के नीचे आपको घुस जाना है और उसको काफ़ी तेज़ी के साथ में आपको पकड़ कर रखना है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है, ऑप्शन में दिया जाता है कि भूकंप से बचने का कौन सा तरीका इनमें से सही है या फिर सबसे बेटर है। तो इन सारे तरीकों को आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखिए लिखा है भुज में घरों में लोग आईने के टुकड़ों से सजाते हैं। यानी भुज है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं जब अपने घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो आपका शीशा होता है आईना, उसके टुकड़े अपनी दीवारों पर लगाते हैं। ये देखिए आपके सामने घर बने हुए हैं, उनके टुकड़े काट-काट कर या फिर तोड़-तोड़ के वो लोग दीवारों पर सजा देते हैं। इन्हें क्या करते हैं, मतलब कि दीवारों के ऊपर ये लोग सजा देते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि कहाँ के लोग आईने के टुकड़ों को अपने घर की दीवारों पर सजाते हैं। तो आपको याद रखना है ये लोग हैं गुजरात, यानी कि भुज के। तो वहाँ पर जब घर बनाते हैं ये लोग हैं भुज में, तो उनकी जो दीवारें होती हैं उनके ऊपर अपने काँच के टुकड़े, यानी कि जो शीशा होता है उसके टुकड़े लगा लेते हैं अपने घर के या फिर अपने मकानों की दीवारों को सजाने के लिए। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखना। आगे लिखा हुआ है ये जो पॉइंट बना है, ये बना क्यों है, क्योंकि भुज में एक बार भूकंप आया था। देखिए लिखा है मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। एक दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी, सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, किसी को पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब भूकंप आया था तो इनको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि भूकंप आने वाला है या फिर जब भूकंप आएगा तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ही भूकंप आया वैसे सभी लोग भागने लगे इधर से उधर। इनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि हमको बैठ जाना है या फिर खाली जगह में जाना है या फिर हमें घर के अंदर जाना है, बाहर जाना है। ये सब इनको नहीं पता था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। हम आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि आपको क्या करना चाहिए जब भी भूकंप आए। तो चलिए देखते हैं अपना अगला पॉइंट। क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में बन चुका है कि भुज में भूकंप कब आया था। तो आप लोग याद रखेंगे 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था भुज में। आगे देखिए अगला पॉइंट लिखा है कक्षा में हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा को समझाने में मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। कहने का मतलब है कि जब आप क्लास में होंगे, बच्चे आपके सामने कई बार ये चीज़ पूछते हैं कि सर हम अपने हाथ के ऊपर फूंक रहे हैं तो हमें हवा ठंडी लग रही है या फिर गर्म लग रही है, तो ऐसा हमें क्यों लग रहा है। तो जब भी आप अपने मुंह को पूरा खोल करके हवा निकालते हैं, यानी कि हा हा करके निकालेंगे, ऐसे बोलेंगे तो आपके सामने गर्म हवा आपकी हथेली पे लगेगी। लेकिन जब आप अपने होठों को गोल करेंगे और हल्की-हल्की हवा निकालेंगे, जब आप अपनी हथेली पे फूँक मारेंगे, आप हल्की-हल्की हवा निकालेंगे तो आपको हवा ठंडी लगेगी। जब आप हवा को एक साथ निकालेंगे पूरी मात्रा में, पूरा मुँह खोल के, तो आपको हवा गर्म लगेगी। आप अभी भी
टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को रोकिए और एक बार अपनी हथेली पे पूरा मुंह खोल के हवा निकालिए तो गर्म निकलेगी, जबकि अगर अपने होठों को गोल करके हल्की हल्की हवा निकालेंगे, मतलब कि पूरा मुंह ना खोलकर हवा निकालेंगे, तो हवा ठंडी लगेगी। तो ये अवधारणा ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में हम लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। तो चलिए देखते हैं। लिखा है, फू करने पर ठंडी और हा करने पर मुंह से गर्म हवा क्यों आती है। यह देखिए लिखा है, यह वायु के एडियाबैटिक विस्तार के कारण जब किसी गैस को अचानक विस्तार करने की अनुमति मिलती है तो वह ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करके ऐसा करती है। जब संकीर्ण उद्घाटन के माध्यम से हवा को अचानक बड़ी मात्रा में बाहर निकाल दिया जाता है तो वह एडियाबैटिक विस्तार से गुजरती है। जब हम अपने हाथ को बाहरी हवा के पास रखते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा हमारे हाथ से अवशोषित हो रही होती है, इसीलिए हमें ठंड लगती है। आगे देखिए, गर्म होने का कारण लिखा है, एक गैस के संपीड़ित होने के मामले में विपरीत है। ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है अपने हाथ से अपने मुंह को कसकर बंद करके और हवा को एक छोटी मात्रा में बाहर निकाल कर इसे संपीड़ित करके देखें, आपको लगता है कि हवा गर्म है। तो सही कारण मुंह के आकार के अनुसार एडियाबैटिक विस्तार या संपीड़न है। कहने का मतलब है कि जब आप मुंह को पूरा खोल के हवा निकालते हैं तो क्या होता है, तब हवा आपको गर्म महसूस होती है अपनी हथेली पर। जब आप अपने मुंह को आधा बंद करके हवा निकालते हैं, यानी कि होंठ गोल करके जैसे आप सीटी बजाते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, तो आपको हवा ठंडी लगती है। देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखा है, मनुष्य प्रति मिनट 16 से 18 बार सांस लेता है। व्यायाम के दौरान ये जो श्वसन दर है ये 20 गुना बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य होता है वो एक मतलब कि जनरल जैसे कि बैठा हुआ है या फिर लेटा हुआ है, तो उस समय उसकी जो सांस की दर होती है वो 16 से 18 बार होती है हर मिनट में। लेकिन जब व्यक्ति दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है, कुछ वर्क कर रहा होता है, तब ये 25 गुना तक बढ़ जाती है। और काम करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। मान लीजिए कोई दौड़ रहा है तो कोई अपने क्या कर रहा है, कोई दंड बैठक लगा रहा है, कोई अपने व्यायाम जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जिस प्रकार से वो व्यायाम कर रहा होगा उस प्रकार से उसके श्वसन की दर हो सकती है। मान लीजिए किसी की 25 है तो किसी की 20 है तो किसी की 21 है हर मिनट में, तो किसी की 30 भी हो सकती है। तो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करती है कि आप ऐसा कौन सा वर्क कर रहे हैं कि आपकी श्वसन दर कितनी है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 16 से 18 बार हर मिनट में आपकी जो सांस होती है वो 16 से 18 बार आपके द्वारा ली जाती है। आपके एनसीईआरटी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये एनसीईआरटी की कटिंग है। लिखा है, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है ये पॉइंट, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी की कटिंग है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। अपनी तरफ से आपको कोई भी दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में लिखा है सिर्फ आप वही प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में, नहीं तो आपको कोई भी नंबर कभी भी नहीं मिलता है। चाहे आप कितने भी ज्ञानी हो, चाहे आप कितने भी जानकार हो, उससे कोई मतलब नहीं है कोर्ट को। लिखा है, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। मान लीजिए आप व्यायाम कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, 15 से 18 बार की जगह आपकी श्वसन दर कितनी हो सकती है, 25 बार पर मिनट हो सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जब भी हम भागते हैं या फिर तेज तेज चलते हैं या फिर हम ऐसा कोई वर्क करते हैं कि जिसमें हमारे शरीर पर मेहनत पड़े, तो हम क्या करते हैं, काफ़ी तेज़ी के साथ में सांस लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमारा शरीर अधिक ऑक्सीजन ग्रहण भी करता है। और ये चीज़ डिपेंड करती है आपके वर्क के ऊपर। मान लीजिए आप सो ही रहे हो तो आपको आपको 15 से 18 ही बार हो सकता है कि सांस लेना पड़े, लेकिन अगर आप व्यायाम कर रहे हैं या फिर आप सीढ़ी पर चढ़ रहे उतर रहे हैं, आप चल रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी श्वसन दर क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जब भी क्वेश्चन बना है तब भी यही पूछा गया है कि एक वयस्क व्यक्ति यानी कि विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस अंदर और बाहर निकालता है। आपको याद रखना है, 15 से 18 दिया गया होगा, 16 से 18 दिया गया होगा, आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट लिखा है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन सुनते हैं। किसके द्वारा सुनते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हैं। आपने देखा भी होगा, जिसको हम अपनी भाषा में आला भी बोलते हैं। डॉक्टर कान में लगाता है, उसके बाद में हमारे दिल के ऊपर, हृदय के ऊपर रखता है कुछ मशीन सी, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। आगे देखिए, इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, स्टेथोस्कोप एक चिकित्सक या फिर चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़े में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन को यानी कि उसकी ध्वनि को बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। जब भी डॉक्टर हमारे हृदय के ऊपर रखता है स्टेथोस्कोप, तो फिर क्या होता है, परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। और जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है, वो लबडब की होती है। कैसी होती है,
लबडब की होती है। अगर व्यक्ति स्वस्थ होता है तो लबडब की आवाज़ आती है। अगर व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी है, कोई रोगी है, तो कैसी आवाज़ आती है? तब आती है मरमर की आवाज़ आती है। कैसी आती है? मरमर। जब कोई व्यक्ति सही है, स्वस्थ है, तो आएगी लबडब की आवाज़। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए आगे कुछ लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, गांधी जी ने महाराष्ट्र के वर्धा में महादेव भाई के साथ मिलकर संडास की सफाई का अभियान चलाया था। एग्जाम में बन चुका है सीटेट के, गांधी जी ने कहाँ पर सफाई का अभियान चलाया था? महाराष्ट्र में। तो आप लोग याद रखेंगे, गांधी जी ने महाराष्ट्र के वर्धा में अपने महादेव भाई के साथ मिलकर के संडास की सफाई का अभियान चलाया था। अब ये महादेव भाई कौन थे, इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवाग्राम आश्रम। नीचे देखिए लिखा है, महाराष्ट्र राज्य में नागपुर के समीप वर्धा जिले में सेवाग्राम अवस्थित है। यह गांधी जी का मुख्यालय था। 1934 से लेकर के 1940 के बीच गांधी जी के प्रयोगों की भूमि भी रहा है। कौन सा? वर्धा गांव, जहां पर गांधी जी ने अपने मतलब कि 6 साल के प्रयोगों को वहां पे संपादित किया था। जैसे लोग गांव में रहते हैं, गांधी जी भी यहाँ उसी तरह रहते थे, बिना बिजली के और बिना टेलीफोन के। स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें उपलब्ध हो पाई, उन्हीं से गांधी जी ने इस आश्रम का निर्माण स्वयं किया। आप यहाँ बापू की रसोई भी देख सकते हैं। सबसे पहले जो कुटी बनाई गई उसका नाम था आदि निवास, जो कि एक प्रार्थना स्थल है। गांधी जी कस्तूरबा यहाँ रहते थे। आगे लिखा है, यह बापू कुटी या फिर कुटी भी यही है। यहाँ पर क्या है? वहाँ पर बापू कुटी भी है, या फिर उसको बा कुटी भी कहा जाता है, वो भी यहीं पर है सेवाग्राम में। जो कहाँ पर है? जो कि नागपुर के समीप वर्धा जिले में स्थित है सेवाग्राम आश्रम। नीचे देखिए महादेव के बारे में लिखा है यहाँ यह गांधी जी के सचिव महादेव भाई देसाई का निवास स्थान है। कौन सा? महादेव कुटी। वहाँ पर एक कुटी बनी जिसका नाम है महादेव कुटी, जो क्या है? गांधी जी के सचिव हैं महादेव भाई देसाई, उन्हीं का निवास स्थान है महादेव कुटी। यहाँ पर देखिए लिखा था, महादेव भाई के साथ मिलकर के इन्होंने संडास की सफाई का अभियान चलाया। तो महादेव भाई कौन थे? गांधी जी के सचिव थे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि गांधी जी के साथ में जो उनके सचिव थे उनका नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे, उनका नाम था महादेव भाई देसाई। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आप कभी भी यह अंदाजा मत लगाइएगा कि क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद में लिखा है, देखिए अंबेडकर जी के बारे में देखिए क्या लिखा है, महाराष्ट्र के गोरेगांव में भीमराव अंबेडकर छुट्टी मनाने गए थे। कहाँ पर गए थे? महाराष्ट्र में गांव पड़ता है जिसका नाम है गोरेगांव। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी एक बार छुट्टी मनाने गए हुए थे। उसके बाद लिखा है, भारत का संविधान इन्हीं की अगुवाई में तैयार हुआ था। कहने का मतलब है कि ये क्या थे? भारतीय संविधान जब बनाया जा रहा था, कमेटी का निर्माण किया गया था जिसका नाम था ड्राफ्ट कमेटी। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि भारत का संविधान इन्हीं की अगुवाई में तैयार किया गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ये जो लाइन है, भारत का संविधान किसकी अगुवाई में बनाया गया था? तो भारत का संविधान बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अगुवाई में। आगे देखिए लिखा है, हम सभी को हर तरह का काम करना चाहिए। यह वाक्य गांधी जी का है। गांधी जी ने एक बात और कही थी कि व्यक्ति को, जब वो वर्धा में संडास की सफाई करने गए थे, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को हर तरीके का काम करना चाहिए, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है गांधी जी का। कई बार क्वेश्चन बनेगा या फिर बन चुका है, अब तक 1 से 2 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है कि हम सभी को हर तरीके का काम करना चाहिए। कथन किसका है? गांधी जी का है, भगत सिंह का है, लाला लाजपत राय का है। तो आपको याद रखना, यह कथन है गांधी जी का। आगे लिखा है, ज्वार बाजरे की जगह अब गेहूं व कपास की खेती ने ले ली है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपके बनता है कि ज्वार और बाजरे की जगह अब किस खेती ने ले ली है? तो गेहूं और कपास की खेती ने ज्वार और बाजरे की जगह ले ली है। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से कि अब ज्वार बाजरे की जगह किसने ले ली है? गेहूं और कपास ने ले ली। ये देखिए आपके सामने गेहूं की फसल है और ये है कपास की फसल। तो लोग अब ज्वार की जगह गेहूं को बोते हैं और बाजरे की जगह कपास की फसल को लगाते हैं। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? काली मिट्टी में होता है, और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा देखिएगा कहाँ पर है? महाराष्ट्र, और यहाँ पर आपका जो गुजरात है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास की जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है, बहुत साल पहले पत्थर व मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। क्या होता था? बहुत साल पहले बर्तन आपको पत्थर के देखने को मिलते थे। ये देखिए पत्थर या फिर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के आपने घड़े भी देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें मिट्टी की आपने देखी होंगी। तो बर्तन बहुत साल पहले या तो पत्थर के बनते थे या फिर मिट्टी के बनते थे। आप लोग ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हमने आज एक बार भी आपसे बीच में नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कीजिए। तो आप लोग अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।